Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 10th में आप लोग First Flight book अगर study करेंगे, so the first chapter that comes in your mind is A Letter to God. This is a chapter written by G.L. Fuentes. Now this person, G.L. Fuentes, was an author who actually wrote things at a very minute level, a level that was close to the human sufferings and all sort of things. So what I'm doing is I'm actually going ahead and reading the stanzas for you, and in the meanwhile I'll also explain the meanings or the summarization. I'll do the summarization of the chapters as well. कहने के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर जो है G.L. Fuentes ने लिखा है, एंड उन्होंने इस चैप्टर में एक फार्मर, एक कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम होती है वो बताई है. इस चैप्टर में मेन जो कैरेक्टर्स है, द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर इज, और इन दिस स्टोरी इज लेंचो द फार्मर एंड पोस्टमास्टर. एक पोस्टमास्टर है और लेंचो है, एक फार्मर है. ये दो इसमें कैरेक्टर है. प्लॉट जो होता है इसके अंदर, अगर हम चैप्टर की बात करें, कैरेक्टर ये है, प्लॉट का डायरेक्शन जो है वो उसके अंदर बताया गया. हैवी रेन के कारण किस तरीके से उसका एक प्रॉब्लम को इनकाउंटर करता है, बड़ा डिस्ट्रॉट हो जाता है, फाइनली सीक्स हेल्प फ्रॉम अ थर्ड कैरेक्टर जिनका नेम है गॉड. कैन यू बिलीव इट? द नेम इज गॉड. नाउ माय फ्रेंड्स, आई विल गो अहेड एंड एक्सप्लेन इट टू यू. द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब बताया गया है, समराइजेशन वाले वे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों. व्हाट हैड हैपेंड वाज कि लेंचो एक बंदा है, ठीक है, उसका घर एक वैली में था और एक अकेला घर था. परहैप्स वो ऐसा लगता था कि चारों तरफ खेत हैं और एक सुंदर सा घर वहाँ पर है. वो घर लेंचो नाम के एक फार्मर, एक पेजेंट का था. वैली में बहुत अच्छी उपज होने की संभावना दिखती थी. यू नो, it actually promised, the nature and the aura, the environment actually went ahead and promised that the harvest that would come out, जो इस बार जो उपज होने वाली है, that will be very very strong. and लेंचो बारिश के बादलों का इंतजार करते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है. नाउ वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि अक्सर फार्मर जो होता है उसका मेन जो क्राइटेरियन होता है लाइफ में जीने का, वो होता है एक बार उसने लाइक सोइंग कर दी या बुआई कर दी, उसके बाद में ही एक्चुअली वांट्स टू गो अहेड एंड वेट फॉर अ गुड रेन सो दैट लाइक इट गोज अहेड एंड हेल्प्स द क्रॉप टू हार्वेस्ट. अब नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट somewhat a women. अब लेंचो, women इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ड है, नाम नहीं लिया गया है, बट यहाँ जाहिर सी बात है दैट लेंचो इज एक्चुअली गोइंग अहेड एंड स्पीकिंग टू हिज बेटर हाफ, हिज वाइफ. वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है. जो वर्ड women है वो यूजुअली इंग्लिश लिटरेचर में, और अगर हम बात करें तो फोर्टिफाइड लिटरेचर में, जिसे हम कहते हैं एंग्लिकन इंग्लिश या तो हम कह सकते हैं विलेज इंग्लिश, उस तरीके से अगर हम देखें तो ये इंग्लिश लिटरेचर में पत्नी के लिए, बीवी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है विमेन. अब वो कहता है कि शायद अब अच्छी बारिश आने वाली है, अपनी बीवी को कहता है. यस, गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. अब वो वाइफ जो रहती है वो ये कहती है, हाँ चलो भगवान का शुक्र है,
गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा है तो बारिश हो रही है। अब यहाँ ये बताया है कि लेंचो के बच्चे भी थे, जो बड़े बच्चे थे वो बेसिकली फील्ड में वर्क कर रहे थे, डैडी का हाथ बटा रहे थे। सो दे वर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एक्चुअली हेल्पिंग द डैड टू गेट द हार्वेस्ट, और यूजुअली व्हाटएवर द एल्डर सन does in the farmer's family, he goes ahead and tries to help his father. That was happening. और यंगर बच्चे, जो छोटे बच्चे थे उसके यंगर वंस मतलब यंगर बॉयज़ ही थे, यहाँ गर्ल डॉटर का नाम नहीं लिया गया है, तो यंगर जो बॉयज़ थे दे वर वर्किंग इन द फील्ड, और यंगर बॉयज़ जो थे दे वर नियर द हाउस। अब वो घर के बाहर कुछ करते रहते हैं, छोटे बच्चे कुछ खेल कूद में लगे हैं या एनीथिंग। विमेन, अब अगेन बताया है, जो मदर है फैमिली की, जो लेडी है, She calls them and says it's time for dinner. अब डिनर टाइम हो गया है। अब ये आप सोच रहे होंगे यूजुअली कि यार क्या वक्त हो रहा होगा कि उसने डिनर के लिए कैसे बुलाया। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट यूजुअली द सपर, द डिनर इज डन इन अर्ली आवर्स इन विलेजेस और इन फार्म्स ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लाइट सोर्सेज। ये उस वक्त की कहानी है जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल स्टफ को देख नहीं पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ठीक है मम्मी ने बुलाया है, चलो काम खत्म करो, नहाओ धो, मुँह धो, एंड लेट्स गो अहेड एंड हैव योर डिनर। नाउ इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। अब ये मील करते करते एकदम से दे वेंट अहेड एंड अंडरस्टूड, लेंचो ने सोच के रखा था, ही न्यू कि अच्छी बारिश आएगी, और तब बड़े बड़े बूंद बारिश के गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Northeast की तरफ से काले घने rain laden clouds उमड़ के आने लगे से। So it's obvious over here that he was experiencing some cloud downpour. He knew that it would rain, and उसने देखा, वहाँ पे उसे समझ में आया that there are some black clouds that are going ahead and approaching. बिना किसी मन के एक peasant लेंचो, एक किसान, सिर्फ बारिश की बूंदें अपने बदन पे फील करने के लिए घर से बाहर निकल गया। Now it happens that usually a farmer feels very much happier when the first droplets of rain fall on his face. एक किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब वो बारिश की पहली बूंदें अपनी बॉडी पे महसूस करता है। लेंचो also went ahead and started to feel that. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5s." अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट फील करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्रेज जो है ये एग्जामिनेशन में भी आता है, स्पेशली CBSE बोर्ड में। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, लेंचो घर आके ये एक्सप्लेन करता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आरंट जस्ट रेन ड्रॉप्स, दे आर एक्चुअली न्यू कॉइन्स। ये आसमान से सिक्के बरस रहे हैं, जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट्स के, छोटे वाले 5 के हैं। ये मीनिंग बताता है कि ये बारिश की बूंदें जब ज़मीन पे पड़ेगी तो जो ग्रेन है, जो सीड, जो बीज इन्होंने बोए हैं, they'll get flourished. They'll actually go ahead and break out. They'll sprout. They'll create a new crop, a good harvest. उस हार्वेस्ट को बेच के, उस फसल को काट के बेच के लेंचो अपने घर के लिए कुछ पैसे कमा पाएगा। So that is what he went ahead and explained to his kids here. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. अब सच में उसने एक ऐसा satisfied emotion दिया, उसे एक सुख की अनुभूति हो रही थी। He went ahead and actually saw his field laden with corn. वहाँ पे कॉर्न पक गया था, ऑलमोस्ट वो कॉर्न इतना अच्छा था कि अब उसको एक रेनफॉल की ज़रूरत थी और उसके बाद हार्वेस्टिंग करना थी, और वो उस फील्ड को देख रहा था जिस फील्ड पे अब बारिश पड़ रही है, परहैप्स फाइनल रेन, एंड बस उसके बाद में सम हॉट सन एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, और उस हिसाब से वो देख रहा था। बट सडनली
A strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. अब एकदम से ये होता है that along with the rain, hailstone गिरने लग गए. Now what exactly are hailstone? मतलब ओले. ओले कब गिरते हैं दोस्तों? तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाएंगे. It is a phenomena that occurs usually whenever the temperature during the rainfall decreases suddenly. And ये इतना सडन होता है कि जो रेन के ड्रॉपलेट्स होते हैं they actually freeze high up in the sky. And ये जो फ्रोजन ड्रॉपलेट्स होते हैं ये अर्थ पे आइस की बॉल्स बन के गिरते हैं. कोई फ़ायदा नहीं रहता दोस्तों, तबाही होती है. They actually go ahead and destroy the harvest. They actually destroy our cars, our windscreens, our windows, everything. It's all gone. अब यहाँ पे भी बता रहे हैं ये हो रहा है. उस खेत पे अब बारिश की जगह ओले गिरने लग गए. बच्चे ये सोचे कि वाह, डैडी ने तो बोला था ये कॉइन्स हैं. They actually thought that these are silver coins falling from the sky. They just rushed out to go ahead and collect those pearls. इन्हें ये मोतियों के दाने लग रहे थे और वो तो भागे उनको कलेक्ट करने के लिए. It's really getting bad now, exclaimed the man. अब यहाँ लेंचो को मैन बताया गया है. I hope it passes quickly. अब लेंचो ने ये सोचा कि अब हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं. मैं चाहूँगा कि ये वक्त जल्दी गुजर जाए और ये तूफ़ान जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब चीज़ें हाथ से निकल रही. He was really getting frantic now because he'll usually go ahead and destroy the crop. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेकिन ये ओलावृष्टि जो हो रही थी, the hailstorm that was taking place, it did not stop. वो रुका नहीं. Almost for an hour, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे. It rained, it hailed like hell. जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती एक नमक की चादर से ढक ली गई है. As if the whole, like environment, the whole surrounding is covered with a sheet of salt. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. अब इसके बाद जो हालात ऐसे हो रहे थे वहाँ पे, We could not see any leaf left on the tree. पेड़ों पे से एक एक पत्ती श्रेड हो चुकी थी. जो कॉर्न की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी. पेड़ों से फूल तक गिर चुके थे. So there was no chance of ripening of new fruit. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. लेंचो का दिल अब पूरी तरीके से टूट गया था. उसकी हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी थी. हेलस्टॉर्म जब रुका, he actually went to his sons and then he said to them कि एक टिड्डी दल जो होता है, probably locusts, they too leave certain things. बट यहाँ पे एक टिड्डी दल भी कुछ चीज़ें तो छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस हेलस्टॉर्म ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है. It's really a bad day for us. This year we will have no corn. The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. एक एक्सक्लेमेशन यहाँ बता रहे हैं. He is giving out a cry to his sons कि इस साल हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं है. Our total harvest is destroyed. ये रात बहुत लंबी है और बहुत ही दुखदाई है. हमारा सारा काम व्यर्थ गया, सारी मेहनत. It's all gone in vain. And there's no one who can help us. अब हमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है. And
We'll all go hungry this year. इस साल हम सब probably hungry, भूखों मरने की नौबत पे आके टिक गए हैं. Here the part 1 of the chapter ends, my friends. Now I'll discuss a few questions as well. What did Lencho hope for? Lencho hoped for a good rainfall so that his harvest could get ripened quickly and he could earn money for his family. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Important question hai. Lencho knew that the raindrops would give a good harvest so that he could go ahead and then sell it out in the market, thus retaining or pertaining proper value and money to feed his family for the coming year. Question number 3 hai, how did the rain change? What happened to Lencho's field? बारिश ने अपना रूप किस तरीके से बदल लिया और लेंचो के खेत का क्या हाल हुआ? So the answer here would be that the rain suddenly changed into a hailstorm that further went ahead and completely destroyed the corn that was ready for harvesting in Lencho's field. बारिश ने अपना रूप सडनली बदल लिया. बारिश अब ओलावृष्टि में बदल गई थी और इस ओलावृष्टि के कारण लेंचो का जो खेत था और उसमें लगी जो मक्का थी या मकई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की मनोदशा क्या थी जब ओलावृष्टि रुक गई? लेंचो वॉज सैडन्ड by watching his harvest completely being destroyed by the hailstorm. He went ahead and expressed his grief to his sons by letting them know that they would be living hungry for the coming year as they have no money to spend for the year ahead. अर्थात लेंचो अपनी खेत की दशा देख के बहुत टूट सा गया था. उसके बाद में वो अपने बेटों से जाके बोलता है कि ये साल हमारे लिए बहुत ख़राब है, ये रात हमारे लिए बहुत ख़राब है, हमारे पास इस साल भूखे रहने की नौबत आ जाएगी क्योंकि हमारे पास इस साल खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा है. Now, these are the question and answers from the first part. Now I am going ahead and continuing the second part, my friends. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, सबके दिलों में एक ख्याल ज़रूर था कि हो ना हो भगवान हमें ज़रूर मदद देंगे. Everybody knew that although no matter what happens, God is always there. So यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो परिवार था, they actually were God abiding people. They were like good people, good men. वो भगवान में भरोसा करते थे. They believed in God. इनके दिलों में एक आशा हमेशा थी कि कुछ भी हो जाएगा, अंत में जो ऊपर वाला है वो किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद करेगा. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब यहाँ पे लेंचो अपने घर वालों को और घर वाले आपस में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कभी कोई भूखा नहीं मरता है. भगवान ने अगर किसी को लाइफ दी है तो वो उसको खाना ज़रूर मुहैया कराएगा, बशर्ते आप कुछ मेहनत करो. Now this is what everybody in the family knew, that nobody will die due to hunger because God has given you a life, so He is always there to protect you. All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. Now, पूरी रात लेंचो एक ही चीज सोचता रहा. He believed, he knew that somewhere, somehow God will help us. And no matter where he is, no matter where he stays, no matter where his abode is, but he sees everything. And he even sees the things that are going on inside the mind of a person. मतलब पूरी रात लेंचो एक ही चीज सोचता रहा कि कुछ भी हो जाए,
भगवान है जो हमारी मदद करेगा, वो हमें भूखा नहीं मरने देगा, क्योंकि भगवान हर किसी का दुख देखता है। वो कहीं भी है लेकिन वो दुख सबका देखता है। इनफैक्ट उनकी नज़रें इतनी ताकतवर है कि वो इंसान के मन के अंदर चल रहे थॉट्स को भी देख लेता है। अगेन ही सेज, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब लेंचो था वैसे एक बैल किस्म का आदमी, मेहनती, सारा दिन खेत में काम करता था, लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो पढ़ा लिखा था। He knew how to write. Although he worked so hard like a bull, like an ox in a farm, जैसे खेत में आप बैल को जोत देते हैं, मेहनत करता है बैल, in the same way Lencho went ahead and worked like an ox, but still he knew how to study. So this shows that he was an educated man. इसी रीजन से हमें उनकी एक ब्रॉड मेंटालिटी भी दिख रही है। Again, the following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो ने एक मन बना लिया, अगले रविवार तड़के वो बैठ गया एक चिट्ठी लिखने के लिए, जिसको वो खुद अपने हाथों से ले जाके शहर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने वाला था। वो एक चिट्ठी थी, एक अर्जी थी, एक इल्तिजा थी, एक गुजारिश थी टू द गॉड। What he did over here was, the very next Sunday, early at the daybreak, he started writing a letter to God, and he made sure that he'll go to the city and constantly or immediately he'll post the letter or an application or a request to God himself. So this was a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, and so on. उसने ये लिखा था चिट्ठी में कि भगवान, इस बार मेरी फसल ख़त्म हो चुकी है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली भूखे रहने पे मजबूर हो जाएगी। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। अब ये इंडिया के पैसे नहीं है दोस्तों, दीज आर पेसोस, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये साउथ अमेरिकन रीजन, प्रॉबेबली बोलिविया एंड ऑल साइड, अर्जेंटीना एंड ऑल चल रहे, जहाँ पे पैसों चलते हैं। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू शो इज़ कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की भूखों मरने की नौबत आ गई है। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा ये साल बहुत मुश्किल से कटेगा, तो प्लीज़ आप मुझे 100 पेसोस दीजिए, जिससे कि मैं फिर से बुआई के लिए बीज खरीद सकता हूँ और अपनी फैमिली को इस साल अच्छे से खाना खिला के ज़िंदा भी रख सकता हूँ। सो ही वॉज प्लीडिंग टू गॉड दैट प्लीज़ I need 100 pesos at any cost so that you can go ahead and help me out. You can go ahead and probably, lend me the money so I can start up a new life. I can rebuy the seeds and let my family live for the coming year as well. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने लिफाफे के ऊपर सिर्फ लिखा भगवान को, मतलब आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द कमिश्नर, तो उन्होंने लिखा, लेंचो भाई साहब ने लिखा टू गॉड, दैट्स ऑल, भगवान को। उस चिट्ठी को उस एनवेलप के अंदर डाला और बड़े ही सैड माइंड से, परेशान हालत में ही सिटी की तरफ गए। वो गए टाउन में और वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे उन्होंने पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया, मेल बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उसने डाल दिया। Now this shows that he was probably troubled, but he knew that this letter would be reaching God. His trust, he entrusted so much in God, and he knew, he probably believed so hard कि खो ना हो, भगवान मेरी मदद करेगा। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office,
went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय जो कि एक डाकिया भी था, उसने ये लेटर देखा एंड उसने हंसते हुए हिलेरियसली ये लेटर अपने बॉस को दिखाया. आई मीन द बॉस, द पर्सन, द चीफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज प्रोबेबली द पोस्ट मास्टर जनरल. द पोस्ट मास्टर, एनी पर्सन आउट देयर. पोस्ट मास्टर जनरल तो जनरल पोस्ट ऑफिस में होते हैं, जो जीपीओ होता है मेन. सो प्रोबेबली ही वेंट अहेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर. बट ही वॉज हिलेरियस. अब उसकी हंसी नहीं रुक रही थी. भाई कोई भगवान को चिट्ठी लिखता है, ये पहली बार केस देखा था उसने, और उसने अपनी हंसी बिना रोके फुल हार्टेडली हंसते हुए ये इंफॉर्मेशन वो चिट्ठी अपने बॉस को दी. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब वो postman जो था, डाकिया, that fellow had never ever known the address to God. मतलब उसने आज से पहले कभी किसी को ये इस एड्रेस पे चिट्ठी डिलीवर नहीं करी थी ना. So that happened. वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था. Postmaster, he too had a good laugh. उसे भी बहुत हंसी आई, but suddenly he went serious. And looking at the letter, he started exclaiming that this is the real faith a man can have in God. एक अंधा faith. So पोस्टमास्टर को जब ये लेटर के बारे में पता चला, वो भी बहुत हंसा, लेकिन सडनली उसको अपनी हंसी रोकते हुए ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि एक इंसान का फेथ इतना स्ट्रांग है कि उसने आउट ऑफ शेयर फेथ एक लेटर भगवान के लिए लिखा है. Obviously here his curiosity started to take turns. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. Ink and paper. अब पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि इस इंसान का ये जो फेथ है, इसका जो भरोसा है भगवान में, it should not be broken. The faith of the person who has written a letter to God, उसे टूटना नहीं चाहिए. So what he did, he opened the letter. देखना चाहिए कि भाई लिखा क्या है. अब when he opened the letter, it was obvious that this letter had a condition upon which the faith relied. इस चिट्ठी के अंदर सिर्फ कागज, कलम और स्याही के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर एक इंसान का भरोसा टिका हुआ था. और पोस्टमास्टर को ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ एक चिट्ठी वापस लिखने से इस इंसान का भरोसा प्रोबेबली बना नहीं रहेगा. बिकॉज ही न्यू कि लेंचो ने वहाँ पर, ही रियलाइज कि लेंचो ने वहाँ पर एक डिमांड करी थी 100 pesos की. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन पोस्टमास्टर ने ये पढ़ के भी अपने कदम पीछे नहीं हटाया. What he did, he actually took a step because he was determined not to break the faith, the trust of a person. उसने लेंचो के लिए अपने एम्प्लॉयज़ मतलब पोस्ट ऑफिस के लोगों से अपनी हाफ सैलरी, अपने दोस्तों से मदद मांगी, ये कह के कि एक चैरिटी का एक्ट है, एक दान का कार्य है, चलो करते हैं. He started collecting money. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope, addressed it to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature, God. अब उसने जोड़ तोड़ के by hook or by crook the postmaster tried to collect some amount, and he probably managed to collect some amount. उसने कुछ पैसा तो इकट्ठा कर लिया, बट डेफिनेटली नॉट 100 pesos. लेकिन 100 pesos तो नहीं हो पाए. हाँ, आधे अमाउंट से थोड़ा सा ऊपर अमाउंट उसने कलेक्ट कर लिया probably, and उसने उस अमाउंट को एनवेलप में डाला. He put that amount in the envelope and undersigned it with just a single word naming God. That's it. इसका मतलब ये था कि लेंचो would be understanding
probably कि this is the amount that God has sent from heaven. यहाँ खत्म होता है friends second part. Question and answers again आते हैं. So question 1 over here is who or what did Lencho have faith in and what did he do? लेंचो का भरोसा किस में था या किस चीज़ में था और उसने क्या करा? So the answer probably here, a very easy answer that you can frame out is Lencho had great faith in God that he would be helping him out and his family so as they would not die hungry during the year. So he wrote a letter to God requesting him to provide him 100 pesos so that his needs for the coming year could be fulfilled. Who read the letter? ये चिट्ठी किसने पढ़ी? The postmaster read the letter. It's simple. Postmaster ने चिट्ठी पढ़ी. What did the postmaster do then? Yes, the postmaster persuaded his employees, his friends, and even gave half of his salary in return to the request, not making it the complete 100 pesos but a little more than half amount, and sent it back to Lencho under signing with just a name God. पोस्टमास्टर ने आधे से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करके नीचे सिर्फ एक वर्ड गॉड लिख के वापस लेंचो को एक चिट्ठी लिफाफे में डाल के वो अमाउंट पोस्ट कर दिया. Now here comes the last part of the chapter, my friends. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगले संडे लेंचो थोड़ा वक्त से पहले ही पोस्ट ऑफिस आ गया because he was eager. He wanted to know what was the probable reply from God. वो जल्दी आ गया. पोस्टमैन जो सबसे पहले उस लेटर को देख के हंस रहा था, so what happens is कि लेंचो नेक्स्ट संडे तड़के ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया. पोस्टमैन गिव्स हिम द लेटर एंड सडनली द पोस्टमास्टर looks at Lencho. Postmaster had a feeling that I've helped somebody, I'm a contented man. It's a feeling of a generosity that you feel when you check out the person who has got certain help due to your deeds. मतलब आप जब एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसके लिए आपने कुछ कार्य करा है और उस पर्सन को जो एहसास होता है उस एहसास को देख के यू फील हैप्पी, यू फील कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, आपको एक संतुष्टि मिलती है. द पोस्टमास्टर जो थे वो भी इसी तरीके से लेंचो को देखने लगे कि probably क्या like what would be the expression that Lencho would give or certain thing like that. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो ने लेटर इस मुस्तैदी से खोला as if उसको ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा सकता है. मानो उसे पूरा भरोसा था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा है, भगवान मेरी हेल्प करेगा. सच में they were like religious people, good men. This fellow immediately got angry when he came to see that the amount is not what he had requested. उसे गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि भगवान ने हेल्प तो करी है लेकिन पैसे उतने नहीं है जितने मैंने मांगे थे. और उसे सच में बुरा लगा. उसे ये लगा कि भगवान तो ये काम नहीं कर सकता, भगवान मेरी रिक्वेस्ट को नहीं ठुकरा सकता और मुझे कम पैसे नहीं भेज सकता. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. Now, Lencho ने immediately एक पेन पेपर लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती है, यूजली इन पोस्ट ऑफिसेज यू फाइंड सर्टन प्लेसेस where you can write postcards to heaven.
or to your near and dear one. Lencho went ahead and started writing a letter, but he was very much, you know, like thoughtful this time, क्योंकि वो words probably ढूंढ रहे थे कि मैं क्या words लिखूं भगवान को. And he started writing, he started jotting down something on that paper. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. He affixed to the envelope with a blow of his fist. चिट्ठी लिखना जब बंद करा, Lencho went to the window. एक डाक टिकट लेने, एक स्टैम्प लेने. Everybody knows what's a stamp is. And he licked it with his tongue. ये यूजुअल हैबिट होती है लोगों की, डाक टिकट या स्टैम्प को यूजुअली लिख कर देना, पेस्ट करना and then stamping with your fist. He did the same thing. But here his stamp was a bit joustful, he was a bit angry, dissatisfied, probable. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस पल वो लेटर पोस्ट मेलबॉक्स में डाला गया, Lencho went ahead and dropped the letter. Postmaster, he was curious. वो भागा. Why? Because he wanted to know कि Lencho ने लिखा क्या है इस लेटर के बदले में. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Undersigned, Lencho. पोस्टमास्टर ने बड़े ही सुखद मन से वो लेटर खोला, क्योंकि उसे लगा कि लेंचो ने भगवान को थैंक्स कहा है और वो थैंक इनडायरेक्टली पोस्टमास्टर को मिल रहा है. लेकिन लेटर पढ़ते ही उसके होश उड़ गए. लेंचो ने बड़े ही क्लिष्ट वर्ड्स में, लेंचो इन वेरी रूड वर्ड्स हैड रिटन कि गॉड, आई हैड रिक्वेस्टेड यू फॉर 100 pesos. मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, बट यू ओनली सेंट मी 70 pesos. आपने सिर्फ 70 पैसों भेजे. सो सेंड मी द रिमेनिंग अमाउंट बिकॉज आई नीड इट. तो आप प्लीज़ मुझे वो रिमेनिंग अमाउंट भी भेजिए भगवान, मुझे ज़रूरत है. लेकिन इस बार वो अमाउंट पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के हाथों मत भेजना, क्योंकि ये सब चोर है. अंडरसाइंड, लेंचो. नाउ दिस एक्चुअली एंड्स अप विद अ हिलेरियस sarcasm that Lencho had put up on people who really have faith in God. Coming back to the question and answers, my friends. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या Lencho एक लेटर पाके आश्चर्यचकित हुआ था जिसके अंदर पैसे थे उसके नाम से? So the answer here probably would be no. Lencho had great trust in God. He believed that if he had requested certain amount to God, he will go ahead and fulfill his request by sending him money, which was needed by him and his family. What made him angry? Lencho को गुस्सा क्यों आ गया? When Lencho opened the envelope, he found only 70 pesos in there. Despite his request of 100 pesos, he was distraught and thought that the employees of the post office had gone ahead and, taken up the remaining 30 pesos out of the 100 pesos that God had sent him. Lencho को बड़ा गुस्सा आया वो अमाउंट देख के. उसे लगा कि भगवान ने तो 100 पैसों भेजे होंगे, क्योंकि अगर भगवान ने पैसे भेजे हैं तो कम क्यों भेजेगा भाई, भगवान है, वो पूरे ही 100 पैसों भेजेंगे ना. लेकिन एक गबन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने कर दिया, उन्होंने 30 पैसों चुरा लिए. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद सर्टेन क्वेश्चन एंड आंसर्स जिन्हें हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. These are the main question and answers. जो initial question and answers थे friends, they actually go ahead and check the knowledge of the chapter or the story that you go ahead and read or you have read. Now comes the understanding. यहाँ पर आप लोगों की understanding जो होती है वो check करी जाती है. So I'll be going ahead and helping you out with certain question and answers. Still मैं ये suggest करता हूँ पूरा मत कॉपी करिए, वरना जितने लोग देख रहे हैं सभी एक ही लैंग्वेज लिखेंगे. There would be doubts created. So what I am requesting is I'll give you certain tips, answers. You can frame it in your language, or probably if you want you can request us for notes as well. Ab, who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you that? Now
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि लेंचो को किस में पूरा भरोसा था और इस स्टोरी में कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बताते हैं कि लेंचो का भरोसा कितना प्रगाढ़ था. सो the answer can be framed in a way that Lencho had complete faith in God, that if God has given them life, he would not let them die out of hunger. Next, the sentences in the story usually that go ahead and tell that Lencho had great faith in God can be read as a few sentences such as Lencho, God willing, first thing his wife said was God willing. Next, he said that God will never let us die. He said really that thing, that God can never go ahead and let us die, because even though it seems like a total loss, remember no one dies of hunger. एक ये sentence है. Then उसके बाद में he says he writes a letter to God, he demands about it. बाद में he complains to God. So these all things you can frame out, you can check out the sentences and let the answer be framed in the sense so that the examiner or the invigilator will be going ahead and understanding about the level that you have understood. Next question है, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और नीचे गॉड क्यों लिखा? So the answer can be framed like that the postmaster went ahead and sent a letter including money to Lencho because he did not want to have his faith broken. He believed that Lencho was a God-abiding person and the family believed in God, and thus the trust or the faith in God should not be shattered. Thus he went ahead and collected money and sent it back to Lencho. He undersigned it God, since he did not want Lencho to break his trust of faith, his immense faith in God, and believe that in spite or instead of God, a human being has helped him. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? इसमें आप दो आंसर्स दे सकते हैं दोस्तों. क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश करी कि किसने उसे पैसे भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं? फर्स्ट थिंग, लेंचो हैड ट्रू फेथ इन गॉड. He believed that if he had requested anything to God, God will completely go ahead and fulfill his request. He did not recheck who had sent the letter, since he knew that his letter to God had reached somehow to the heaven and God has sent him the money. So since the request was fulfilled, although partially, he knew that God had helped him. So there was no point of going ahead and checking things out. Who does Lencho think has taken rest of the money? What is the irony in the situation? Now remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is a strange or amusing because it is opposite of what is expected. Who does Lencho think has taken the money? Lencho किस पे शक करता है पैसे लेने के लिए? So Lencho directly blamed the employees of the post office to be going ahead and taking the money which God had sent to him. And what is the irony in the situation? मतलब इसमें irony क्या थी? Sarcasm क्या था? So the irony here lies that in spite of the postmaster trying to go ahead and help Lencho with certain amount that he collected through huge efforts, Lencho denies their participation or their help. In fact, he goes ahead and blames them of going ahead and stealing some amount that God had sent to him. These are certain questions that we can go ahead and check out, my friends. Now, there are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? See, इस कहानी में दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स बताए गए हैं, दो टाइप के द्वंद्व बताए गए हैं. एक द्वंद्व है ह्यूमन बीइंग्स का एंड नेचर का, सेकंड है ह्यूमंस और ह्यूमंस का. So let us understand how you can phrase the question and answer, or the answer for this. The first conflict
depicted in the story is between human and nature, that although humans go ahead and rely on nature for good harvest, एक किसान होता है वो नेचर पे टिका रहता है अच्छी उपज के लिए. Although a peasant or a farmer goes ahead and relies on nature for a good harvest, at times the bad calamities or natural like calamities of nature usually go ahead and provide the opposite. अक्सर ये देखा जाता है कि नेचर उल्टा कर देता है जिससे ह्यूमन जो चाहते वो नहीं होता है. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड इज बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, दैट ऑल्दो द पोस्टमास्टर वेंट अहेड एंड ट्राइड टू हेल्प लेंचो by providing some amount, by adding it up from here and there, Lencho did not appreciate the effort. In fact, he went ahead and condemned the staff of the post office to go ahead and like steal certain amount of money that God had sent. यहाँ दो ह्यूमन नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया है कि जहाँ पे पोस्ट मास्टर ने लेंचो की ज़रूरत के हिसाब से उसको ये लेटर लिख के भेजना और कुछ पैसे भेजना मुनासिब समझा था, वहीं पे लेंचो ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये हेल्प एक ह्यूमन भी कर सकता है. इनफैक्ट उसने ब्लेम करा उन ह्यूमंस पे जिसने उसकी सच में हेल्प करने की कोशिश करी थी. सो हियर द चैप्टर एंड्स, द क्वेश्चन एंड आंसर एंड. आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू. द होल टॉपिक, द होल चैप्टर इज नाउ एक्सप्लेन्ड. स्टिल अगर कोई डाउट्स है यू कैन गो अहेड एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी गोइंग अहेड एंड हेल्पिंग यू बैक. Thank you very much. Take care. This is Kevin once again from Personal Tutor.